Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are with one more topic that is constitutional amendment. हम बार बार पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. दैट इज वी स्टडी इन आर्टिकल नंबर 368 of our constitution, and which is one of the most important topic and the article of our constitution. So to download the PDF of this particular lecture, you can download our O2S Academy app. Plus you can also follow us on our telegram channel, that is O2S Academy, जिसमें आपको इस particular lectures की PDF मिलेंगी. Plus you will get other study material also. So do download our app because it will be a great helpful for your preparation. So let's start with today's chapter, that is our article number 368. फाइन. सो वी आर गोइंग इनटू सीरीज, लेकिन सबसे बाकी आर्टिकल्स कवर करने से पहले 368 पढ़ना जरूरी क्यों है? बिकॉज वी शुड नो, बिकॉज अगर आप आर्टिकल 368 पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी कि कौन से प्रोविजंस हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में है, कौन सी यूनिटर में. रीजन बिंग, देखिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सुप्रीम लॉ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया? 1950-49 में. लेकिन 1950-49 से अगर हम 2022 देखा जाए, लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत से सिनेरियोज बदल गए हैं. कहीं ऐसा ना हो जिस चीज़ को हम सुप्रीम मांग रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में जो चीज़ अप्लाइड थी, सही थी, हो सकता है वो आज ना हो. लेकिन अगर हमारे पास वो पावर ही नहीं होगी उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने की, तो विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, उस चीज़ की जो ऑथेंटिसिटी वो खत्म हो जाएगी. ठीक है. सो दैट इज़ वाई वी नीड द पावर. लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल भी होना चाहिए कि कौन से प्रोविजंस को आप अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. बिकॉज सी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का जो सुप्रीम पावर है दैट इज विद आवर पार्लियामेंट. ओनली पार्लियामेंट कैन अमेंड आर कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ गलती हो जाती है देन इट इज़ द पावर विद सुप्रीम कोर्ट कि वो उस चीज़ को कैंसिल भी कर सकता है. सो दैट इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड टू द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जो हमें किसने दिया था? केशवानंदा भारती केस ने. ये हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको बार बार ध्यान रखिएगा. सो केशवानंदा भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कौन सी पावर्स हैं, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आएगी, नहीं आएगी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. एंड सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बिकॉज क्वेश्चन पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी. सो पहले हम इसका टेक्स्ट देखते हैं. दैट इज पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहली चीज आप ये देखिए 368, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो इसने मेंशन किया आर्टिकल, दैट इज फर्स्ट थिंग, प्लस फंडामेंटल राइट्स. क्यों? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब हमने फंडामेंटल राइट्स किया तो उसमें हमने बोला था कि दिस इज द ओनली थिंग इन जो हमारी लाइफ को एक परफेक्ट डिग्निफाइड लाइफ बनाता है विद डिग्निटी, जिसको हम जीते. रीजन बिंग, कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए जो कोई भी वायलेट ना कर सके, जो बेसिक फीचर्स में भी होना चाहिए. रीजन बिंग एज बिकॉज हमारी कंट्री को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट. तो अगर ऐसे चलता रहा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये राइट्स ना हो, इनको प्रूव करने के लिए या इनको फॉलो करने के लिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस ना हो, तो हमारी लाइफ तो आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे लाइफ का कोई मतलब नहीं है. बिकॉज वी नीड दैट पर्टिकुलर फ्रीडम. ओके. सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो आर्टिकल है हमारा 368 एंड पार्ट इज पार्ट नंबर 20. ये भी इंपॉर्टेंट. आप देखिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है. ओके. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पर्टिकुलर आर्टिकल में ही दो चीज़ें मेंशन की गई हैं. दैट इज बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, and next is by a special majority of the parliament with the ratification by half of the total states. And this is very important. बाकी एक चीज़ और है, that is simple majority. अभी हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर में कि क्या उस पर्टिकुलर मेजॉरिटी के अंदर अगर कोई चीज़ हम अप्रूव करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती है, तो दैट डू इट कम अंडर द परव्यू ऑफ द आर्टिकल नंबर 368 और नॉट. ओके. सो पहले हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है. दैट इज आर्टिकल 368, ये हमने देख लिया. प्लस उसके बाद हमने देखा पार्ट कौन सा है 20. उसके बाद ये कंसेप्ट हमने कहाँ से पढ़ा था? दैट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से. ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट. जब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि गांधी जी कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में. पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका को अमेंड किया एंड उसके बाद उन्होंने इंडिया को अमेंड करने आया. तो दिस इज द पर्टिकुलर कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. प्लस केशवानंदा भारती जजमेंट, जिसमें पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर में एक बार डिफाइन हो जाएगा, सो सुप्रीम कोर्ट उसको बाद में चेंज कर सकता है. जजमेंट्स के साथ कुछ भी हो सकता है, बट द रीजन बिंग पार्लियामेंट डोंट हैव द पावर टू अमेंड द पर्टिकुलर फीचर. नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर
ओके ये छोटी सी चीज़ हम पहले देख लेते हैं। इट डील्स विद द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ठीक है। तो पार्लियामेंट किस किस चीज़ में इस चीज़ को एक्सरसाइज कर सकती है, दैट इज़ कोई चीज़ ऐड कर सकती है, कोई चीज़ को वेरिएशन कर ला सकती है, रिपील, मान ले कुछ किस में प्रोविजन, जैसे हम पढ़ते हैं 39A B, ये जो चीज़ें हैं तो प्रोविजंस को ऐड कर सकती है। मान जैसे जब हमने पढ़ा था ट्रेड एसोसिएशंस के बारे में, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाद में ऐड किया, सो देयर कैन बी अ वेरिएशन टू द पर्टिकुलर थिंग। प्लस इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि आज के टाइम पे क्या पर्टिकुलर चीज़ अप्लाइड है नहीं है, उस चीज़ की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए आज भी और 50 साल बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहे वक्त के साथ, वो पुराना ना पड़ जाए, ठीक है, वो भी वक्त के साथ चलता रहे। बिकॉज आज हम अपने घर में भी चीज़ बोलते हैं, बड़ों को बोलते हैं कि वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बिकॉज नहीं तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हो सकता है टाइम के साथ वो इतना खराब हो जाए वो अप्लाई ही ना किया जा सके, ठीक है। Next is the amending process has proved it's one of the most ably conceived aspects of constitution. Although it appears complicated, it is merely diverse. This is the statement given by Granville Austin. देखिए कई बार अब क्वेश्चन ऐसे आने लग चुके हैं स्पेशली इन स्टेट सर्विसेज में कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने बोली है, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट बोली गई है। सो दिस इज द पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेड बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। ओके, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर, पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो कैसे वो स्टार्ट की। सी जब हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे विद आगे फर्दर पॉलिटी लेक्चर्स में, तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए, कईयों में नहीं चाहिए। सो ये चीज़ मैं आपको अभी स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अब वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी जिसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा जब आप कुछ चीज़ें लर्न करेंगे या देखेंगे। सो पहले बिल फॉर अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये अब ध्यान रखिएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ये हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं यूएस के साथ, वहाँ पे स्टेट भी कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द आवर कंट्री तो सिर्फ पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा के पास पावर है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को इनिशिएट किया जा सके। इसको इनिशिएट मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इसको इनिशिएट कर सकता है। प्लस इसके लिए आपको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, ओके। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर भी इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, वो हम पढ़ेंगे अब बाद में कि वो क्या रिस्ट्रिक्शन है प्रेसिडेंट के लिए पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके, ओके। तो ईच हाउस मतलब हर एक हाउस को जब आपने इनिशिएट कर दिया, मान ली लोकसभा ने इनिशिएट किया तो लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद राज्यसभा को भी सेपरेटली पास करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा ने इसको इनिशिएट किया है तो लोकसभा को सेपरेटली पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डेडलॉक आ जाता है किसी में कुछ प्रोविजन पे उनकी मतलब एक नहीं बैठती है कि नहीं ये सही है, तो ज्वाइंट सिटिंग का इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट इज द बिल मस्ट बी पास ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ये आप ध्यान रखिएगा, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे टोटल मेंबरशिप होगी एक तो उसकी मेजॉरिटी तो होनी चाहिए एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 प्लस टोटल हाउस की 50% से प्लस मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अगर कोई फेडरल प्रोविजंस हैं, फेडरल प्रोविजंस फेडरल स्कीम जो हम जो पढ़ते हैं जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर का जो हम रिलेशंस जिसमें डिफाइन हो, अफेक्ट हो, अगर ऐसा कोई प्रोविजन हमने अमेंड करना है तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए हमें हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर 28 स्टेट्स है सो वी नीड 14 स्टेट्स का रेटिफिकेशन कि हाँ इस बिल को पास कर दिया जाए। बाद में लास्ट में जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग फॉर द क्रिटिसिज्म ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट के ऊपर जो मैंने आपको अभी बोला है कि प्रेसिडेंट के पास भी एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि प्रेसिडेंट को पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को असेंट देना ही पड़ेगा। ना वो असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, ना ही वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इन पर्टिकुलर्स को असेंट देना पड़ेगा। प्लस इसको स्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू उसके पैसेज तो प्रेसिडेंट को अपना उसमें साइन देना ही देना पड़ेगा। ही कैन नॉट विदहोल्ड और सेंड बैक द बिल। नेक्स्ट इज जब एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो उसके बाद वो एक एक्ट बन गया एंड दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हम जैसे हम पढ़ते अभी 101, 2, 3, 4, 5 टोटली इस टाइम पे 105 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो एक एक्ट वो बन जाएगा।
नेक्स्ट इज दिस आर द टाइप ऑफ द मेजोरिटीज। एक बार हम इनको देखते हैं कि कैसी कैसी मेजोरिटीज है। वन इज सिंपल मेजोरिटी, दैट इज 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे उनके जो 50% है अगर वो लोग अप्रूव कर देते हैं, दैट इज द सिंपल मेजोरिटी। व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। पूरे हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% तो होना ही चाहिए, प्लस जो वहां पे लोग बैठे हैं उनके अंदर भी 2/3 लोग जो है वो हाँ में, मान लीजिए एक यस के लिए वोट है तो यस, पूरे अगर मान लो 10 लोग हैं तो 10 की जो 50% क्या हुआ, 5 + 1 या 5 लोगों की तो वोटिंग होनी चाहिए, प्लस 10 में से जो इसका 2/3 का प्रोपोर्शन है वो भी यस ही वोट करना चाहिए, देन इट विल बी अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन जब बात आती है सिंपल मेजोरिटी की, तो अगर आपको सिर्फ पूरे हाथ, जो अगर मान लो वहाँ पे 10 लोग हैं तो सिर्फ आपको 5 लोगों की मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल मेजोरिटी, टोटल लोग अगर 15 हैं, ठीक है, एक सेकेंड इसको हम ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। When it comes to the simple majority, टोटल लोग हैं 15, तो आपको सिर्फ 15 और 10 लोग वोटिंग करें तो आपको क्या चाहिए, 5 का वोट। When it comes to the special, 15 लोग हैं और 10 लोग वोट करें तो इनका आपको चाहिए 2/3 और इनका आपको चाहिए 50%, तो वो स्पेशल मेजोरिटी आएगा। इसको बस आप ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड व्हेन विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, द टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन फेडरल स्ट्रक्चर्स नीडेड टू बी अमेंडेड, बिकॉज उसमें जो अमेंडमेंट आएगा दैट वाज रिलेटेड टू स्टेट ऑल्सो। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम स्पेशल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेज, जो स्पेशल मेजोरिटी यही सेम वाला अप्लाइड होगा। कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ये ध्यान रखिएगा। जो स्टेट्स को पास करना है दैट विल बी अराउंड ओनली सिंपल मेजोरिटी। इस मान लीजिए एक बिल आता है, ठीक है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर अमेंड करना है, तो उसमें क्या होगा कि जो लोकसभा राज्यसभा होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द स्टेट्स का जो कंसेंट आएगा दे कैन पास इट फ्रॉम द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और देयर इज नो टाइम लिमिट, ऐसा कोई टाइम लिमिट फ्रेम नहीं है कि स्टेट को इतने टाइम में उस पर्टिकुलर बिल के लिए जवाब देना ही पड़ेगा। तो अभी हमने देखा ये 3 मेजोरिटीज, ठीक है, लेकिन अब हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे जब हम इनके प्रोविजंस पढ़ेंगे। ओके, सो पहला जो प्रोविजन है वो है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो इसके साथ सबसे पहली चीज, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम पढ़ेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में पहली चीज सेम चीज, if one or some or all remaining state take no action on the bill, it does not matter the moment half states give their consent, the formality is completed. There is no time limit with the state should give their consent to the bill. इसका मतलब यही है 28 स्टेट्स हैं, 14 का चाहिए, बाकी 14 क्या बोल रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। जैसे ही आपको इसका कंसेंट मिल गया और लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, द बिल विल बी एन एक्ट। फिर बाकी 14 स्टेट्स क्या बोल रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, द बिल विल बी पास्ड। ओके, नेक्स्ट इज कौन से प्रोविजंस हैं, तो दैट इज इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। देखिए अगर कौन सी पावर कैसे यूनियन और स्टेट्स में डिफर करेगी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के रिलेटेड हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स between the states and the union, any of the list in the 7th schedule, representation of states in the parliament, power of parliament to amend the constitution and its procedure। ये particular चीज़ भी देखिए, इसमें ये आई थिंक गलती से आ गया। सो द थिंग इज इस पर्टिकुलर चीज़ में भी आपको एक चीज़ देखना है कि ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ये अपने आप में, पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना है दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। ठीक है, रीजन बिंग, अब आपने ये सारे देखे, अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। पावर्स के बीच में जो इनका चेंज है, 7 शेड्यूल की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये जो फेडरल स्टेट लिस्ट है, इनमें कुछ चेंजेस होगा तो ये सब आपको किसके अंडर आएगा, पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स के साथ। तो आपको बस कभी भी अगर आपको ये चीज़ डिकोड करनी हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस प्रोविजन के अंडर आएंगे, तो आप सिर्फ फेडरल को याद रखिएगा। अगर फेडरल जो स्कीम है अगर उसमें कोई भी चेंज आएगा तो हमें स्टेट्स का कंसेंट बिल्कुल चाहिए होगा। नेक्स्ट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वही 50% ऑफ द वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो कौन कौन से हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, DPSP, एंड नेक्स्ट इज ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड अबव कैटेगरी। अबव कैटेगरीज में कौन से, जो स्टेट्स वाले इससे और सिंपल मेजोरिटी से जो भी बाहर होंगे वो सब आ जाएंगे बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट में। सो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जो कंसेंट ऑफ स्टेट्स वाला जो प्रोविजन है उसमें आपको याद रखना है फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस सिंपल मेजोरिटी पे भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से उसमें मेंशन्ड हैं। ठीक है, उनको छोड़ के जितने भी चीज़ों में हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है दैट इज विद आर ओनली स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट।
नेक्स्ट इज अ सिंपल मेजोरिटी। अब लेकिन इसमें एक और चीज़ है, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, बट सम आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360 एंड दिस इज द टॉपिक विच कैन कन्फ्यूज यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से चेंज होंगी उनको आप आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम नहीं देंगे। ठीक है, सो ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं? सो पहला है, अगर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, ये आपको नॉर्मल सिंपल मेजोरिटीज आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एंड दिस विल नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368। ओके, abolition और creation of legislative councils, second schedule related to provisions, ठीक है, quorum in the parliament, salaries and allowances related to the parliament, rules of procedure in parliament, privileges of the parliament। देखिए जब आप इस पर्टिकुलर PDF को आप डाउनलोड करेंगे, सो आप इसमें एक बार ये पूरा ध्यान रखिए, बिकॉज अगर आपको ये दो चीज़ें याद रहेंगी तभी आपको बाकी चीज़ें भी आप कोरिलेट कर पाएंगे कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ है। सो इसमें हम देखेंगे तो प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमेटीज, इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। देखिए अब एक अगर हम देखें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत क्यों है, जब स्पेशल मेजोरिटी, देखिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट कर दो, उससे स्टेट को या बाकी किसी को भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। मदर टंग के लिए तो अलग से ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकल्स हैं। सो जो चीज़ें नॉर्मली पार्लियामेंट कर सकती है, जिनसे एज सच कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, जो नॉर्मली एक चीज़ों के ऊपर जिनका पार्लियामेंट का कंट्रोल हमने दे रखा है, अगर उसके लिए ऐसे तो उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी या इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। वी कैन पास इट नॉर्मली बाय द सिंपल मेजोरिटी। जो लोग प्रेजेंट हैं उनकी 50% वोटिंग अगर हमके मिल जाती है, सो दैट विल बी डन विद द सिंपल मेजोरिटी एंड उससे कोई फर्क नहीं है। सो सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज एंड 5th and 6th शेड्यूल, ये आपको ध्यान रखिएगा। 5th and 6th हमने पढ़ा, सेकंड शेड्यूल पढ़ा, शेड्यूल्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ई से हमने सेकंड पढ़ा था, दैट इज एमोलमेंट्स अलाउंसेस। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। 5th 6th हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, दैट इज जिसमें हमने उस टाइम पे डिफरेंस भी किया था शेड्यूल्स चैप्टर में, कौन से ट्राइबल एरियाज, SC ST, ये सब चीज़ें। फाइन, नेक्स्ट इज हम देखेंगे थोड़ी सी लास्ट की अमेंडमेंट्स जो अभी करंटली हुई हैं। सो अपने प्रोसीजर एक बार हमने वापस से देख लिया। प्रोसीजर में क्या होगा कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में से एक बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बिल को किससे पास करना होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से, अगर वो आता है आर्टिकल नंबर 368 के अंडर। अगर बिल पास हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। वंस इट विल बी पास, अगर तो फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसके साथ हमें क्या चाहिए? हाफ स्टेट्स का कंसेंट, ठीक है, हाफ स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। उसके साथ बाद में जब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज असेंट। विद होल्ड या वापस भेजने का उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हाँ, इसमें आपको जो चीज़ें याद रहती है, वेरी स्मॉल टॉपिक, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजिंग पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस ओनली, कि किस अमेंडमेंट में कौन सी प्रोविजंस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट प्रीलिम्स में भी, HS प्रीलिम्स में कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, पूछ रहे हैं। सो व्हेन इट इज द 100th अमेंडमेंट, दैट इज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 2015 में हुई थी, दैट इज रिलेटेड टू द इंडिया एंड बांग्लादेश। 101 इज रिलेटेड टू GST, 102 इज रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन, 103 इज रिलेटेड टू द EWS के लिए कोटा 10% का, 104 जो 2020 में हुई थी दैट इज रिलेटेड टू SC ST लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज, जिसमें हमने एंग्लो इंडियंस वाला कंसेप्ट भी किया था, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। प्लस ये आपको ध्यान रखना है, ईयर्स आप ध्यान रखिए, 2015, 17, 18, 19, 20 एंड जो द लेटेस्ट अमेंडमेंट इज दैट इज रिलेटेड टू द 105th 105वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसने सिर्फ एक बार फिर से एक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम पावर देती थी बैकवर्ड क्लासेस को बनाने के लिए विद द सेंटर, अब वो वापस से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दी गई है। सो टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, दिस अमेंडमेंट ऑफ एन्यूल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2021, दिस केम इनटू 2022 अगस्त, ओके। एड एम्पावर्ड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच आइडेंटिफिकेशन। तो 105वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सी अभी कुछ बिल्स अभी भी हैं जो बिल्स हैं, लेकिन एक्ट जो लास्ट है दिस इज दिस 105th, जिसमें बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट अब अपनी पावर वापस आ चुकी है, जिसमें वो बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बैकवर्ड क्लासेस हमारे पर्टिकुलर स्टेट में हैं।
नाउ मैंने आपको बोला था कि वी विल सी सम क्रिटिसिज्म. सो क्रिटिसिज्म पहला है कि कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, एज इन केस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. यूएसए में क्या एक पर्टिकुलरली बॉडी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चेंज के लिए काम करेगी. बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं है. होल एंड सोल इज पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो कंप्लीटली पावर है इनिशिएट करने के, दैट इज पार्लियामेंट, सेम एज यूएसए में. लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन ऑल्सो इनिशिएट द थिंग. लेकिन ये गलत बात है, हो सकता है कि स्टेट को पावर मिलना चाहिए, तो इसका क्रिटिसिज्म था एक. नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ द स्टेट लिमिटेड है, जस्ट अ फ्यू प्रोविजंस. कुछ चीज़ों में जब फेडरल स्ट्रक्चर्स की बात आएगी तभी स्टेट की बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, अदरवाइज उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, और उसमें भी सिर्फ हाफ स्टेट्स की ज़रूरत है हमें, बाकी हाफ स्टेट्स क्या सोचते हैं, उनके प्रोविजंस क्या बोलते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे ही एज सून एज हाफ ऑफ द स्टेट्स हैव पास द बिल, तो पर्टिकुलर बिल एक्ट बन जाएगा. ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं हो सकता. कुछ ऐसी सी चीज़ है जिसमें नॉर्मली दोनों सेटिस्फाई ना हो, लेकिन ज्वाइंट सेटिंग में उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सकता था, तो उसमें लेकिन ज्वाइंट सेटिंग का जो हमारे पास प्रोविजन है वो हमारे पास इसमें नहीं है. प्लस मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अकेला पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है कि वही इसको अमेंड करेंगी. इसीलिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के लिए ये चीज़ भी बोली गई है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दे दी गई है, बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं सोचा गया है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन द स्टेट्स शुड रेटिफाई और रिजेक्ट द अमेंडमेंट. ठीक है, तो ये एक और चीज़ इसमें बोली गई कि हम जब बात करेंगे पार्लियामेंट, तो देखिए इस पूरे चैप्टर में हमने एक चीज़ क्या देखी, हमने देखे कुछ एम्स, फिर हमने देखे कि पर्टिकुलर आर्टिकल क्या है. आर्टिकल है 368, जिसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं. सिंपल मेजॉरिटी, इसके अंदर ये नहीं है. सी आर्टिकल 368 हमें देता है स्पेशल मेजॉरिटी, प्लस हमें देता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स का रेटिफिकेशन. ठीक है, बात आती है जब स्पेशल मेजॉरिटी की, वो तो प्रोविजंस मेंशन्ड है. ठीक है, जिसको हम डिटेल में नहीं करते, उसके पीछे क्या रीज़न है. बट व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट्स, उसमें हम पढ़ते हैं जब हमने फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना हो. ठीक है, जिसमें स्टेट्स का रोल है. तो स्टेट्स के केस में हम क्या पढ़ते हैं कि हाफ स्टेट्स का हमें चाहिए. ये हमने देखा कि हाफ स्टेट्स का अगर रेटिफिकेशन यस आ गया तो वो पर्टिकुलर बिल जो है वो अमेंडमेंट बन जाएगा. बट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है, पहली बात तो कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, प्लस लिमिटेड प्रोविजंस हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सी कंट्री है, स्टेट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट से. पूरी कंट्री बनी किससे, छोटे छोटे स्टेट से. तो स्टेट्स के ऊपर बहुत कम इन्होंने प्रोविजंस रखे हुए हैं जहाँ पे स्टेट का रोल वो साइन करते हैं. ठीक है, होता क्या है कि पार्लियामेंट के पास अपने आप में इतनी ज़्यादा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं जो स्टेट का केस है वो वैसे भी खराब हो जाए. ठीक है, हो सकता है कि किसी स्टेट में कुछ अप्लाई हो ना हो. ठीक है, वो मॉडिफाइड प्रोविजंस बाद में सेट कर दिए जाते हैं, बट फिर भी स्टेट्स के पास बहुत लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके. ये पर्टिकुलरली क्रिटिसिज्म अराइज किया गया था जब इस प्रोविजन की बात हुई थी. ठीक है, बात है जब यूएस की, तो यूएस में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, सो दे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू इनिशिएट द पर्टिकुलर अमेंडमेंट. सेम एज यूएस में एक बॉडी भी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन, जिसमें क्या है कि इस बॉडी के थ्रू ही. लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो जिसके पास ऑलरेडी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, वही कौन है, दैट इज पार्लियामेंट. तो कहीं ना कहीं जब हमने ये पूरा लेक्चर देखा तो हमने बार बार एक ही वर्ड यूज किया, दैट इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट 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 अमेंड करेगी, पार्लियामेंट प्रोविजंस डिसाइड करेगी. ठीक है, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग यानी प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो हटा सकें. ठीक है, या पार्लियामेंट उस चीज़ पे प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर के लिए भेज सके, नहीं. जैसे ही एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया और जिसकी रेटिफिकेशन हो गई, तो उसके बाद उनको वो पास करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो इससे क्या पता लगा कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसको कहीं सुप्रीम पावर दी गई, यूनिटरी बन गया है. ठीक है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है कि कौन सा प्रोविजंस हमारे लिए अप्लाइड है नहीं है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग. बात आती है जब स्पेशल मेजॉरिटी की, तो हमने वो नहीं देखा, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी में हमने एक चीज़ बोली कि जो सिंपल मेजॉरिटी के अंदर चीज़ें हम अमेंड करेंगे वो पर्टिकुलर प्रोविजन हमारा आर्टिकल नंबर 368 के अंडर नहीं आएगा. ठीक है, और बात आती है प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर हमने क्या देखा कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी उसको इनिशिएट कर सकता है. प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है. एक बार इनिशिएट होगा तो दोनों हाउसेस को सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा. ठीक है, जब वो एक बार पास हो गया तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड प्रेसिडेंट को तो जो असेंट है वो कंफर्म देना ही पड़ेगा. सो दैट वाज ऑल अराउंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इस स्लाइड में.
में, बट व्हेन इट कम्स टू द, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोविजन की अमेंडमेंट कौन सी मेजोरिटी के अंडर आएगा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स वाला पॉइंट आप वैसे निकाल सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे स्टेट को इम्पैक्ट होगा वहाँ पे, सिंपल मेजोरिटी मतलब जो नॉर्मली कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो ऑलरेडी फुल इंडिया पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन। या फिर कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे आप स्टेट को पावर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे स्टेट कुछ में, जैसे 5th और 6th शेड्यूल, इसमें स्टेट के पास पावर नहीं हम दे सकते हैं, बिकॉज हो सकता है वो अपनी गवर्नेंस के लिए कुछ चीज़ें जो हमने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए की गई हैं वो उनको कैंसिल आउट कर दें। वो जो लेफ्ट आउट सेक्शंस हैं जो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाए, हो सकता है स्टेट अपनी पॉलिटिक्स के लिए उस पर्टिकुलर चीज को बिल्कुल छोड़ दे, इग्नोर कर दे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, बट व्हेन वी विल सी सम क्वेश्चंस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज amendment to which of the following are not deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article number 368। बहुत ध्यान से इसने क्या पूछा है, नॉट डीम्ड। हमने पूछना है कि आर्टिकल 368 के अंडर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नॉट डीम्ड है अमेंडमेंट। सो इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो हमने जब ये चीज़ पढ़ी थी, जब हमने ये चीज़ देखा था, जब हमने प्रोविजंस हमने देखे थे, अभी हो सकता है आप उसको नहीं क्लिक कर पाएंगे, लेकिन आप 2-3 बार अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद ये हो जाएगा। सो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की जब हमने बात करी थी तो ये तो हमारे आर्टिकल 368 के अंडर आता है। बट व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ही है, बट इट इज अंडर द सिंपल मेजोरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ द मोर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ऑल्सो विद द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का सिंपल मेजोरिटी की जब बात आएगी तो इसका एक ही मतलब है, दैट इज इट विल नॉट कम अंडर आर्टिकल नंबर 368। और ये आप ध्यान रखें, बिकॉज देखिए जब बात आएगी जजेस सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो उसमें अगर जजेस इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं, तो उसमें स्टेट का क्या रोल है। ठीक है, हाई कोर्ट्स के साथ हो सकता है, कुछ हो सकता है, बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सिंपल मेजोरिटी से हम चेंज कर सकते हैं एंड इट विल बी डन विद द सिंपल मेजोरिटी। इफ सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट करेगी तो दैट विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द आर्टिकल नंबर 368, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको नहीं बोला जाएगा। जो हम पढ़ते हैं कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनके अंडर वो नहीं आएगा। दैट विल बी जस्ट अ सिंपल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए पर्टिकुलरली एक्ट हम असाइन नहीं करेंगे। ओके, सो जो इसका आंसर आएगा दैट इज सी ओनली 2 and 3। ओके, next is which of the following provisions of the Indian Constitution can be amended by special majority of the parliament and consent of half of the state legislatures। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, that is related to the federal structures। Okay, elections to parliament and state legislatures, delimitation of constitutions, representation of states in parliament। ठीक है, तो इसमें ये पर्टिकुलर जो हमारे पास चीज़ है दैट विल कम अंडर द आर्टिकल दैट कम अंडर दिस फेडरल फीचर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। ये भी हम सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। ठीक है, दैट इज डी ओनली। तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज ओनली डी, बिकॉज यही एक पर्टिकुलर फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन जब राज्यसभा के थ्रू कैसे उसको पर्टिकुलरली वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बात किसकी है, स्टेट की है, पर्टिकुलर स्टेट कैसे इसमें काम करता है उस चीज़ को हम डिसाइड करेंगे। तो दैट इज वन ऑफ द फेडरल फीचर जो हम इसमें अमेंड करेंगे, इसलिए दिस विल कम विद द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस 14 स्टेट्स या जितने भी स्टेट्स होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके 50% का हमें कंसेंट चाहिए होगा, उसके बाद ही इस हम पर्टिकुलर फीचर को हम अमेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज amendment to which of the following schedules of the Indian Constitution is outside the scope of Article 368। तो आपने ये चीज़ देखना है। तो जब हमने सिंपल मेजोरिटी पढ़ा था उसमें मैंने आपको 3 शेड्यूल्स पे स्पेसिफिकली बोला था, दैट इज 2nd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th, दैट वाज मेंशन्ड इन दैट प्रोविजंस। ठीक है, कि जब ये शेड्यूल्स की बात आएगी तो ये आर्टिकल 368 के ऊपर नहीं आएगा। और उसमें मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6, ये सॉरी शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, तो उसमें हम क्या बात करते हैं, बेसिकली ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप याद रखिएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमने वो शेड्यूल्स बनाए ही इसलिए कि उस पर्टिकुलर कल्चर को हम प्रिजर्व कर सकें। अगर वो कल्चर ही नहीं रहेगा तो हो सकता है उनको हरास किया जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो फ्यूचर कंसेप्ट को आप छोड़िए, लेकिन बात उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने का रीज़न क्या था, दैट वाज अगर उसकी पावर हम स्टेट को दे देंगे हो सकता है उस चीज़ को हम खराब भी कर दें। सो दैट इज़ द डिफरेंट कंसेप्ट कि उसके देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दैट इज़ द डिफरेंट डिबेट। लेकिन इस पर्टिकुलर जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ देखनी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। सो अब सेकेंड
इसका जो इसमें हम क्या देखें, आउटसाइड इसने पूछा तो दैट इज सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स। 7 शेड्यूल जो कि है हमारी लिस्ट, ठीक है, दैट इज फेडरल। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जब बात फेडरल स्ट्रक्चर की आएगी तो उसमें हमने बार बार देखा है कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी तो हमें चाहिए ही, प्लस हमें चाहिए कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 368 के अंडर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि कौन सी चीज़ किस में अप्लाइड है, ठीक है। वैसे भी 7 शेड्यूल में हम 3 लिस्ट पढ़ते हैं, सोर्स ये वो सब बात की चीज़ है, लेकिन अगर 7 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से कुछ भी, बिकॉज स्टेट और कॉन्करेंट में तो स्टेट का भी रोल है, अगर आप इस चीज़ को चेंज करेंगे तो आपको इसमें रेटिफिकेशन लेना होगा, बिकॉज दिस विल अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम फेडरलिज्म को एक फॉलो करते हैं उसको अफेक्ट है ये, तो उसमें स्टेट की राजी होना ज़रूरी है। सो दैट इज विद दिस क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दीज आर सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल आर आउटसाइड द आर्टिकल नंबर 368 बिकॉज दे कैन बी अमेंडेड। अगर इसमें कुछ भी अमेंडमेंट करनी है दैट विल बी विद द सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी का केस हम ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं। सो next question is, in the context of a bill to amend the Indian constitution, which of the following statements are करेक्ट। हमें इसमें निकालना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो विद द फॉलोइंग, अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन से करेक्ट हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द पार्लियामेंट। बेसिकली हम सबके माइंड में होता है कि ओनली वाली स्टेटमेंट्स नॉर्मली गलत होती हैं, बट नहीं, देयर विल बी एक्सेप्शंस जहाँ पे ये सही होंगी। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज राइट। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये प्राइवेट मेंबर या नॉर्मली मिनिस्टर दोनों ही इस पर्टिकुलर चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। देर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। यस, दिस इज करेक्ट। ये क्रिटिसिज्म में भी हमने पढ़ा कि ये पर्टिकुलर चीज़ अलाउड नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नो, एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पास हो चुकी है तो उसके बाद उनको असेंट देना ही पड़ेगा। मींस अगर वो बिल पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से और कंसेंट चाहिए वो भी डन है, तो प्रेसिडेंट को उसके लिए असेंट देना ही पड़ेगा। ना वो उसको वापस भेज सकते हैं, ना ही वो उस पर्टिकुलर चीज़ को विद होल्ड कर सकते हैं। एज सून एज ही विल रिसीव द बिल ही हैव टू गिव हिज असेंट। ओके, सो इसमें से करेक्ट क्या होगा? सो वी हैव सीन सेकंड एंड फोर्थ इज रॉन्ग, सो बी इज योर राइट आंसर, दैट इज 1 and 3 ओनली। ओके, next question is, so 103rd Constitutional Amendment Act amended the 15 and 16 article of the Indian Constitution. In which of the following ways was the Constitution amended? ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे। सो प्लस हम एक चीज़ इसमें और देखें, वो है टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे वेरी हुआ। देखिए, इसमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछी, हो सकता है इसके साथ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में क्या है। ठीक है, अब इसमें बोला कि क्या अमेंडमेंट किया था, आर्टिकल 15 और 16, दैट जो हम पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंडर। तो इसमें इसने बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। अब देखिए, पहला इसने बोला अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर सिंपल मेजॉरिटी से होता तो वो अमेंडमेंट एक्ट होता ही नहीं, सो इसको अब निकाल दीजिए। देन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट्स। 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का हमारे पास वैसे भी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो बचा बी और सी। अब देखिए, बात आती है 15 और 16 की, तो इसमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तो कोई भी स्टेट का रोल नहीं है। हमें पता है कि 15 और 16 रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी के ऊपर जब बात करेंगे, इट कैन बी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज, ये सब चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन हमने उसमें देखी थी, तो क्या उसका स्टेट के साथ रोल है? नहीं, ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। इसलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अमेंड करने के लिए हमको क्या काफ़ी है, दिस आंसर नंबर बी, कि स्पेशल मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, बिकॉज इसमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है तो रेटिफिकेशन हमें ज़रूरत नहीं है, प्लस अमेंडमेंट एक्ट है, तो सिंपल मेजॉरिटी तो वैसे भी नहीं इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं। जैसे आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे, ये एक वेरी है, इसने बोला है कि इसको अमेंड कैसे किया गया है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें अमेंड करके इंक्लूड क्या किया गया है। ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरा, इसमें अमेंड करके कौन से प्रोविजंस ऐड हुए। जैसे कि अभी हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, दैट वाज क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन था कि क्लॉज कौन सा है, 102 क्लॉज 1 है, पर्टिकुलर एंड में कौन सा क्लॉज ऐड हुआ है। ठीक है, सो ये है एक पर्टिकुलर एक छोटी सी जजमेंट के ऊपर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट यू, कि आपको एक पर्टिकुलर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपने पढ़ा, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या इसमें अमेंड किया, कैसे इसमें क्या इसने अमेंड किया, कैसे इसको अमेंड किया गया, कौन सी अमेंडमेंट हमने इसमें यूज़ की, प्लस क्या इसमें इंक्लूड किया गया।
ठीक है, कौन सा प्रोविजन, क्लॉज 1 किया, क्लॉज 2 किया, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इसमें नोटिस करनी पड़ेंगी। बिकॉज क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो तो कमीशन को ही पता है, आपको नहीं पता है, बट यू हैव टू बी रेडी विद योर पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। प्लस इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए, आपको इसको बार बार रिवाइज करने के लिए आप ऑटोएस अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किए, उससे आप डाउनलोड कीजिए PDF एंड उसको रिविजन में डालिए। बिकॉज जितनी बार आप रिविजन करेंगे आपको प्रोविजंस याद रहेंगे। यू विल क्लिक कंसेप्ट के साथ तो आपको याद रहेगा, प्लस वैसे भी आपको प्रोविजंस वैसे क्लिक कर जाएंगे, हाँ ये पर्टिकुलर प्रोविजन उसके अंडर है, विच विल हेल्प यू इन लास्ट में आंसर सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. Hope you like this lecture. Do subscribe our Telegram channel, YouTube channel, and download the app O2IS Academy. Thank you so much.